नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 की समरी देखने वाले हैं जिसका नाम है स्टॉक मार्केट इज नॉट रिस्की एट ऑल। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में कहा है, ये चैप्टर समरीज काफी ज्यादा डिटेल में होने वाली है। समरी या फिर आप एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो। आपको इसके बाद बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि अगर आपको सही तरीके से इस वीडियो की आइडिया को ग्रास्प कर लेना है तो आपको वीडियो 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। मतलब कोई भी बुक सही तरीके से समझने के लिए 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर आपको वीडियो पूरी तरीके से समझना है तो वीडियो को 2 से 3 बार देख और लगातार 2 से 3 बार नहीं देखना है। अगर आज एक वीडियो देख लिया एक चैप्टर का तो 2 से 3 दिन बाद फिर से देखना, तब जाके आपको छोटी छोटी डिटेल बातें समझ में आएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ऑथर हमें बताते हैं कि काफी सारे लोग अपने पैसों को बैंक अकाउंट्स में रखना प्रेफर करते हैं, ना कि शेयर मार्केट में। क्योंकि काफी सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हम बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं तो कम से कम वह हमारे पैसे सेफ है, यह तो फीलिंग आती है। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे तो वह सेफ है या नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती है। मतलब गारंटी या श्योरिटी के लिए लोग अपने पैसों को बैंक में रख लेते हैं। लेकिन ऑथर हमें आगे बताते हैं कि अगर मैं ऐसा कह दूं, पैसे अगर बैंक अकाउंट में है तब भी रिस्क है, अगर मैं ऐसा कह दूं तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन यह सच बात है, ऐसा ऑथर का कहना है। अपनी बात को समझाने के लिए ऑथर आगे समझाते हैं कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की वजह से आप जो पैसा बैंक में रखते हो वो ईयर बाय ईयर कम होता है, या फिर आज 1 लाख की जो वैल्यू है वह अगले साल उसकी वैल्यू नहीं रहती है, ऐसा ऑथर का कहना है। और यह हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि कोई भी बैंक हमें 7 से 8% एनुअल इंटरेस्ट देता है, इससे ज्यादा कोई भी बैंक नहीं देते हैं। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं तो एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1,07,000 या 1,08,000 हो सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। हमारे देश में 7 से 8% इन्फ्लेशन होता है, लेकिन यह गवर्नमेंट डेटा है। एक्चुअल में 8 से 9% इन्फ्लेशन होता है, ऐसा ऑथर कहते हैं। मतलब अगर आज तुम मस्टर्ड ऑयल 1 किलो 100 रुपए में लेते हो तो अगले साल मस्टर्ड ऑयल 1 किलो 100 रुपए में नहीं आ सकता। और दूसरी और ग्रोसरी अगर तुम्हें महीने की 5,000 रुपए की लग तो अगले साल 5,000 रुपए में ग्रोसरी नहीं आ सकती है, ऐसा ऑथर कहते हैं। तो मोटा मोटी इस पूरी बात को समझाना है तो अगर आपने आज 100 रुपए की बैंक में एफडी की है तो एक साल बाद उसकी वैल्यू 107 या 108 रुपए होगी। और दूसरी ओर आज जो तुम 100 रुपए में चीजें खरीद सकते हो, वही चीजें खरीदने के लिए अगले साल आपको 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से अगर तुम बैंक में पैसे रखते हो तो बैंक आपको निगेटिव रिटर्न देता है। मतलब आपके पैसे कम हो सकते हैं या फिर उन पैसों की परचेसिंग पावर कम होती है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो मोटा मोटी ऑथर ने समझा दिया है कि अगर तुम बैंक में पैसे रखते हो तो बैंक आपको इन्फ्लेशन की तुलना में निगेटिव रिटर्न देता है या फिर आपके पैसों की वैल्यू कम होती है। तो जितने भी लोग बैंक में पैसे रख के तो सेफ मानते हैं, उनको यह बात समझनी चाहिए कि बैंक में पैसे रखने से पैसे कम हो जाते हैं। और ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होती है जब तुम टैक्स भी लगाते हो, क्योंकि एफडी पर जितना भी रिटर्न मिलता है वह टैक्सेबल होता है, टैक्स कटता है। अगर अपर ब्रैकेट की बात की जाए तो 30% ज्यादा से ज्यादा टैक्स लग सकता है, और कम से कम भी बात की जाए तो कम से कम 10% टैक्स लगता है। अगर टैक्स प्लस इन्फ्लेशन देखा जाए तो आपका पैसा डेफिनेटली निगेटिव रिटर्न देता है अगर आपने बैंक में रख दिया तो। यह पूरी बात समझाने के लिए ऑथर एक एग्जांपल देते हैं। अगर तुमने 10 लाख की एफडी की है आज, तो अगले साल उसकी वैल्यू हो जाएगी 7.48 लाख रुपीज। मतलब मोटा मोटी 2.5 लाख रुपए आप माइनस में जा रहे हो अगर आप एफडी करते हो। तो ये कैलकुलेशन के लिए पॉइंट क्या क्या कंसिडर किए हैं? 8.5 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 9% इन्फ्लेशन है और 30% टैक्स लगाया है। अगर ये हाईएस्ट ब्रैकेट में टैक्स लगाया है, लेकिन लोवेस्ट टैक्स ब्रैकेट भी कैलकुलेट करोगे तब भी मार्जिनल निगेटिव रिटर्न मिलेगा। मतलब आपके पैसे थोड़े बहुत तो कम ही हो गए होंगे, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन में ऑथर ने यह बात समझाई है कि अगर आप बैंक में पैसे रखने को सेफ मानते हो तो यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि बैंक में रखे पैसे आपको निगेटिव रिटर्न देते हैं। इसलिए आपको एफडी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा ऑथर ने कहा है। आगे ऑथर कहते हैं कि काफी सारे लोग बोलेंगे कि हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए एफडी कर लेते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हें डाइवर्सिफाइड ही करना है
तो एफडी के अलावा और कई सारे रास्ते हैं जिसमें आपको टैक्स नहीं लगता, वो आपको कंसिडर करने चाहिए, लेकिन लोग उन्हें कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है, ऐसा ऑथर का कहना है। अब सेकंड टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है द वन एंड ओनली रिस्क इन द स्टॉक मार्केट। इस पूरे पार्ट को समझाने के लिए ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल है ड्राइविंग का एग्जांपल। कार ड्राइव करने के लिए आप शुरुआत से एक्सपर्ट नहीं होते हो, शुरुआत में आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप बिना सीखोगे कार चलाओगे तो क्या होगा, 100% एक्सीडेंट ही होगा। ठीक वैसे ही अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे कमाना है तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप बिना सीखे शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो तो हो सकता है लक की वजह से एक दो बार प्रॉफिटेबल भी हो जाओ, लेकिन बिना सीखे अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो तो 100% आपका लॉस होना तय ही है, ऐसा ऑथर कहते हैं। मतलब बिना सीखे आप शेयर मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप एक्सपर्ट बन गए हो, जैसे अब आपने कार सीख ली है लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन में ही रहना पड़ता है या फिर ड्राइविंग करते समय हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर आपने ऐसा सोच, अब तो मैं ड्राइविंग सीख गया हूँ, अब मैं कैसे भी ड्राइव कर सकता हूँ, अगर आप कैसे भी ड्राइव करोगे तब भी आपका एक्सीडेंट होना तय ही है। ठीक उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट सीख भी जाते हो तब भी आपको कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने चाहिए, तभी आप हमेशा सक्सेसफुल रह सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो। जैसे ड्राइविंग सीखने के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स या मोटर मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक उसी तरह अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तब आपको एमबीए में डिग्री होना जरूरी नहीं होता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है यह मायने नहीं करता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। सिंपल बट नॉट इजी, अब ये बात को समझना जरूरी है। सिंपल का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी, एवरेज भी टैलेंटेड हो तब भी आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हो, लेकिन इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, वो भी सालों के लिए, तब जाके आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। तो समझाते हैं कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप महंगाई से फाइट नहीं कर सकते हो। यू कांट बीट द इन्फ्लेशन। और जैसा कि पहले ही देखा, बैंक और पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग एफडी करते हैं वह निगेटिव रिटर्न देते हैं या फिर फ्लैट रिटर्न देते हैं, आपका पैसा बढ़ता नहीं है। पूरी दुनिया में कम ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपका पैसा बढ़ता है, और उसमें सबसे पॉपुलर दो ही है, एक है इक्विटी इन्वेस्टमेंट और दूसरा है रियल एस्टेट। अगर तुम इक्विटी में जीरो इन्वेस्ट करते हो या आपका जीरो एक्सपोजर है तो आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ओवरऑल ऑथर का ऐसा कहना है कि अगर तुम शेयर मार्केट को रिस्की मानते हो तो शेयर मार्केट में पैसे ना लगाना उससे ज्यादा रिस्की है, यह बात ऑथर हमें समझाते हैं। अब टॉपिक नंबर 3 शुरू होता है जिसका नाम है द ओनली वे फॉर वेल्थ क्रिएशन। ऑथर हमें बताते हैं कि हिस्टोरिकली सिर्फ स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, यही दो ऑप्शन ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा अबव इन्फ्लेशन रिटर्न दिया है, महंगाई से ज्यादा रिटर्न दिया है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफी बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कम पैसे होंगे तब भी चल जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जितने भी जॉब वाले लोग हैं या फिर प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए रियल एस्टेट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दोनों में से इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। और यह बेस्ट क्यों है, इसके 4 पॉइंट्स उन्होंने समझाए। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप रियल एस्टेट में 5,000 से शुरू नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आपके पास कम पैसे है कोई बात नहीं है, रियल एस्टेट की जगह इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। दूसरा पॉइंट है हाईली रेगुलेटेड। शेयर मार्केट हाईली रेगुलेटेड होता है, सेबी की बारकाई से नजर पूरे शेयर मार्केट में होती है। कोई भी धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके से स्कैम से आपको बचाया जाता है। और स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बचाने के लिए सेबी काम करती है। और जैसा शेयर मार्केट में रेगुलेशन है वैसा रियल एस्टेट में नहीं होता है या उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। शेयर मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। अगर आपने आज कुछ शेयर्स खरीदे और आपको कुछ मिनटों बाद ही बेचने हैं तब भी आप बेच सकते हो, या फिर एक दिन बाद बेचने हैं फिर भी चलेगा, या फिर 1 महीने बाद बेचना है फिर भी चलेगा, या फिर 1 साल या 10 सालों बाद बेचना है फिर भी चलता है, कोई बात नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई आज प्रॉपर्टी खरीदी
तो कल ही आप उसे बेच सकते हो, ये 100% श्योरली नहीं कहा जा सकता। इसलिए शेयर मार्केट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती, इसलिए आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, और आप कहीं से भी शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी जाओ, कहां से भी आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। लेकिन रियल एस्टेट में इतना सिंपल नहीं होता है, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है और कई सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो यह भी एक एडवांटेज बता। ऑथर ने रियल एस्टेट के मुकाबले में 4 ऐसे पॉइंट बताए हैं जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। तो ऐसे फायदों के लिए और महंगाई से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हर किसी को इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। आगे ऑथर बताते हैं कि पूरी दुनिया की तुलना में हमारे देश में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन सबसे कम है। यह क्यों है? क्योंकि मिसकंसेप्शन और ज्यादा नॉलेज लोगों को नहीं है। इस वजह से पूरी दुनिया के मुकाबले हमारे देश में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होता है। अब मिसकंसेप्शन को समझाने के लिए ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है। कुछ साल पहले उनके पास एक इक्विटी इन्वेस्टर का कॉल आ जाता है और उसमें उनकी बातचीत क्या हुई है वह ऑथर आगे हमें बताते हैं। तो वह इन्वेस्टर कॉल करके पूछता है कि मुझे वेबसाइट से आपका नंबर मिला और आपकी इक्विटी एडवाइजरी सर्विस के बारे में मुझे पता चला, तो मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा उसने पूछा। तो ऑथर बोलते हैं कि 20 to 30% एनुअली आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। उस पर वह आदमी बोलता है कि सिर्फ 20 to 30, वो भी एनुअली? मुझे तो एक ने ऑफर किया है कि 30 to 60%, वो भी मंथली। इस पर ऑथर बोलते हैं कि भाई साहब, ऐसा 30 to 60% यह पॉसिबल ही नहीं होता है और मेरे लिए 20 to 30% सफिशिएंट है, ऐसा ऑथर रिटर्न में बोलते हैं। फिर वह इन्वेस्टर ऑथर से कहता है कि मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं 30 to 60% जो ऑफर कर रहा है उसके पास ही जाऊंगा, और ऐसा कहता है कि अभी बुल मार्केट चल रहा है और बुल मार्केट में मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने हैं। तो ऑथर कहते हैं ठीक है, आपको जो सही लगे वो कीजिए, लेकिन बोलते हैं कि 6 से 8 महीने बाद आपकी प्रोग्रेस के बारे में मुझे जरूर बताना। और सिर्फ 3 महीने बाद ही उस आदमी का ऑथर को कॉल आता है और कहता है कि जिसने मुझे प्रॉमिस किया था 30 to 60% रिटर्न, उसकी वजह से मैंने 2 लाख रुपए गवा दिए हैं, वो भी 3 महीने में। ऑथर को ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि ऑथर को पता है ऑलरेडी कि इतना ज्यादा, मतलब 30 to 60% रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है। और ऑथर उसे समझाते हैं कि ठीक है, 3 महीने 2 लाख गवाकर आपको काफी बड़ा लेसन मिल गया है। फिर ऑथर हमें सबको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इस केस में ब्लेम किसको दिया जाए, जिसने 30 to 60% रिटर्न ऑफर किया था उसको, या फिर शेयर मार्केट को, या उस इन्वेस्टर्स को? आप भी थोड़ा सा सोच लो, आपके हिसाब से भी आप जिसने ऑफर किया था उसे ब्लेम करोगे या फिर शेयर मार्केट को ब्लेम करोगे? मतलब हर एक की टेंडेंसी होती है, जब भी कोई लॉस करता है तो शेयर मार्केट को ब्लेम करता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इस केस में सबसे बड़ी गलती उस आदमी की ही है। जो लोग बैंक में 7 to 8% रिटर्न मिलने पर भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वही लोग 20 to 30% रिटर्न पर भी सेटिस्फाइड नहीं होते शेयर मार्केट में। तब बैंक के कंपैरिजन में डबल आपको रिटर्न मिल रहा है, फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो यह आपकी ही गलती है, क्योंकि लालच नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट का बेसिक नियम है। और जब बुल मार्केट होता है तब बहुत सारे लोग 30 to 40% भी कमा सकते हैं, लेकिन वह लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप 10-15 साल की बात करते हो तो 10-15 साल में अगर आपको 20 to 30% के बीच में रिटर्न मिलता है तो आप अमीर या करोड़पति बन सकते हो। मतलब 10-15 साल के लिए अगर आपने 20 से 30% रिटर्न कमा लिया तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो, ऐसा क्लियरली ऑथर का कहना है। वॉरेन बफेट दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन था और बिलियनियर इन्वेस्टर था। उन्होंने भी सिर्फ 22% एनुअली कमाए हैं, वो भी 50 साल के लिए, तब जाके वह बिलियनियर बने हैं या फिर दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बने थे। और उसके उल्टा जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनके लिए 20 to 30% रिटर्न मतलब मामूली चीज लगती है। वह एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 to 60% मिलना चाहिए और इसी वजह से वह ज्यादा नुकसान करते हैं, मतलब लालच के चक्कर में वह नुकसान कर बैठते हैं। और जब उनका नुकसान हो जाता है तब वह दूसरे लोगों को भी समझाते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ओवरऑल इस टॉपिक में ऑथर ने यह समझाया है कि अगर आप 20 to 30% रिटर्न पा लेते हो तो आप लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बना था उसने भी
सिर्फ 22% ही एनुअली रिटर्न कमाया है। अगर आप उतना भी कमाते हो तब भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। यह बात ऑथर ने थर्ड टॉपिक में समझाई है। टॉपिक नंबर 4 शुरू होता है जिसका नाम है डोंट स्किप द बेसिक। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में काफी ज्यादा गलतफहमी है, ऐसा ऑथर का कहना है। अब आपको फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए कम से कम 12 साल लगते हैं, मतलब 12वीं तक पढ़ने के लिए 12 साल लगते हैं। उसके बाद अगर आपको डिग्री लेनी है तो 4 से 8 साल पोस्ट ग्रेजुएशन तक लग जाते हैं और फिर जाके आपको जॉब मिलती है, वो भी 15 से 20 हजार वाली। और वो भी 15 से 20 हजार कमाने के लिए आपको एक महीना या हर दिन काम करना ही पड़ता है। ठीक वैसा ही अगर आप कोई डिग्री ले रहे हो जैसे कि एमबीबीएस के लिए भी आपको 5 से 5.5 साल देने पड़ते हैं। उसके बाद 2 से 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है और तब मतलब कम से कम 7-8 साल देने के बाद आप क्वालिफाइड हो जाते हो। अब इसके उल्टा जिस दिन आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है, अगर उसी दिन आपको कोई क्रिटिकल ऑपरेशन करने को कहा जाता है, क्या आप करोगे? या फिर अगर आप करते हो तो क्या होगा? वही चीज स्टॉक मार्केट में लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई भी डिग्री लेने के लिए अगर आपको 4 से 8 साल लग रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि पहले ही दिन से तुम कमाओगे? स्टॉक मार्केट भी एक स्किल है और यह स्किल सीखने के लिए आपको टाइम देने की जरूरत पड़ती है, सीखने की जरूरत पड़ती है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो मोटा मोटी ऑथर का कहना है कि अगर आपने नहीं सीखा तो आप शेयर मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते हो। किसी भी डिग्री के लिए अगर आप 4 से 5 साल दे सकते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए 2 से 3 साल देखो ऑथर ने तो अब यह बात कही है और मैंने ये बुक पढ़ने से पहले ही 1000 डेज की चैलेंज शुरू कर दी है, जिसमें हर दिन एक शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ और मेरा चैलेंज है कि 1000 दिन में आपको शेयर मार्केट सिखाना है। देखो मैंने भी जैसा सोचा था ठीक वैसा ही ऑथर भी बोल रहे हैं, मतलब शेयर मार्केट को सीखना है, सच में शेयर मार्केट से पैसे कमाना है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल बिना बीज बोए आप फल नहीं खा सकते हो या फल खाने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। कुछ ऐसा ही अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा और इसके लिए आपके हिसाब से एक टाइम देना होता है जो मैंने 3 साल दिए हैं। अगर आप भी 3 साल देने को तैयार हो तब आप डेफिनेटली शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हो। मतलब ये 3 साल आपको सिर्फ सीखने के लिए डेडिकेट करने चाहिए, उसके बाद पैसों की कोई कमी नहीं होगी, ये मान के चलो। 5 नंबर का टॉपिक या फिर आखिरी टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेटर इंटरेस्ट। ऑथर कहते हैं कि जब भी तुम कोई शेयर्स खरीदते हो तो तुम पार्शियल ओनरशिप खरीदते हो। मान लो तुम एक रेस्टोरेंट चलाते हो तो क्या तुम उस रेस्टोरेंट को बार बार खरीदोगे, बेच दोगे? अगर पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में ही जा रहे हो, तब क्या आप तुरंत ही उसे बेच दोगे? नहीं बेच दोगे ना। ठीक वैसा ही आपको ओनर की तरह शेयर्स में भी सोचना चाहिए। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और वह तुरंत कुछ दिनों से डाउन चल रहे हैं या फिर 10% माइनस आपका पोर्टफोलियो हो गया है, तब भी आपको बिजनेस की तरह देखना चाहिए या फिर आप उस कंपनी के मालिक हो उस हिसाब से सोचना चाहिए। ठीक है अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है इसलिए डाउन हो गया होगा या फिर लॉस हो गया होगा, आगे चल के प्रॉफिट होगा ही होगा। या ओनर की तरह सोचना है, अगर कुछ दिनों से लॉस दिखा भी रहा होगा तब पैनिक होके आपको बेचना नहीं चाहिए। और जितना आप खरीदोगे बेच दोगे तो उतना ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं, फिर चाहे आपका रेस्टोरेंट हो या फिर शेयर्स हो। इसीलिए बार बार खरीदना या बेचना नहीं चाहिए। जैसा कि ऑथर ने पहले चैप्टर में कहा है कि ग्रेट बिजनेस के शेयर्स को अप्रोप्रिएट टाइम तक होल्ड करना एक ही रास्ता है वेल्थ क्रिएट करने का। ठीक उसी तरह ज्यादा खरीदना या बेचना नहीं चाहिए, ऐसा ऑथर कहते हैं। ऑथर आगे एक एग्जांपल देते हैं कि कोई भी कार्स या फिर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए आप कितना ज्यादा यूट्यूब पर वीडियो देखते हो या फिर वेबसाइट पे सर्च करते हो। मान लो पिछली बार आपने कौन सा मोबाइल लिया है, जो भी मोबाइल लिया वह लेने से पहले आपने उसके कंपैरिजन में कई सारे मोबाइल देखे होंगे, उसकी प्राइस दूसरी कौन सी वेबसाइट पे कम मिल रही है या कितने डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, उसके फीचर्स क्या है, उसमें जितने फीचर्स है उतने ही फीचर्स बाकी के मोबाइल में उसी प्राइस रेंज में कितने मोबाइल मिल रहे, ये सब के बारे में आपने कम से कम 4 से 5 दिनों के लिए सोचा होगा, सर्च किया होगा और तब जाके आपने डिसाइड किया होगा कि नहीं मुझे इसी कंपनी का ही मोबाइल लिया है।
ठीक वैसे ही ऑथर ने भी एक 4 व्हीलर या कार खरीदने के लिए 3 महीने में कम से कम 90 घंटे ऑनलाइन देखे थे, सच में यही कार खरीदनी चाहिए या इसके अल्टरनेटिव कंपैरिजन क्या क्या ऑप्शन है, और फाइनली एक दोस्त से टेस्ट ड्राइव की थी तब जाके ऑथर ने यह कार खरीदी थी। तो ओवरऑल ऑथर का कहना है कि जब भी तुम कोई सस्ती इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने के लिए भी इतना सर्च कर सकते हो या इतना डीप एनालिसिस कर सकते हो, तो जब तुम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप उतना सर्च क्यों नहीं कर सकते हो या फिर उतना रिसर्च क्यों नहीं करते हो। जिस दिन आप उतना रिसर्च करने लगोगे उस दिन से आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं हो सकता है, ऐसा ऑथर का कहना है। ऑथर का छोड़ो, अब तुम खुद के बारे में सोचो। पिछली बार तुमने जब मोबाइल लिया था कितना सर्च किया था, और पिछली बार जब तुमने कोई शेयर खरीदा था तब कितना आपने रिसर्च करके शेयर खरीदा था, दोनों भी कमेंट करके जरूर बताना। आगे ऑथर बताते हैं कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जंप करने से पहले आपको नॉलेज बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। आगे के चैप्टर से हम अलग अलग तरीके देखने वाले हैं जिसकी वजह से इक्विटी इन्वेस्टिंग काफी इजी होने वाली है और काफी रियल एग्जांपल भी देखने वाले हैं, ऐसा ऑथर कहते हैं। लेकिन ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि जैसा पहले कहा था कि इट्स सिंपल बट नॉट, और उससे ज्यादा जरूरी शेयर मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है क्या करना चाहिए इससे, यह ऑथर कहते हैं। और पहले 2 चैप्टर ने हमने यही सीखा है कि शेयर मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पहले चैप्टर में देखा कि लोन लेके इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, टिप लेके इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, किसी के कहने से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें ऑलरेडी मतलब ऑथर के हिसाब से पहले 2 चैप्टर में क्या नहीं करना चाहिए ये जरूर सिखाया। जैसे कि इस चैप्टर में बताया कि बैंक में पैसे रखना मतलब निगेटिव रिटर्न मिलने जैसा है, इसलिए बैंक में पैसे नहीं रखने चाहिए, यह भी ऑथर ने समझाया है। तो ओवरऑल क्या नहीं करना चाहिए ये जरूरी है, क्या करना चाहिए इससे, ऐसा ऑथर का कहना है। और जैसा प्रॉमिस किया है आगे के चैप्टर में इन्वेस्टिंग काफी इजियर है, यह बात आप भी समझ जाओगे ये पूरा बुक पढ़ते पढ़ते, ऐसा ऑथर का कहना है। फाइनली इस टॉपिक में ऑथर ने यह बताया है कि आपको नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्या नहीं करना चाहिए यह भी सीखना जरूरी है, और आने वाले चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा इजी लगेगी, यह अश्योर करते हैं ऑथर्स। और फाइनली और चैप्टर 3 है फर्स्ट स्टेप ऑफ पिकिंग विनिंग स्टॉक। तो पहले 2 चैप्टर क्या नहीं करना चाहिए और कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर थे, अगले चैप्टर से प्रैक्टिकल स्टेप्स शुरू होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद, और ऐसे ही पूरा ये बुक समझने के लिए इस चैनल को और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए यह भी कमेंट में बता। तो मिलते हैं चैप्टर 3 में।